नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे अपने हिंदी साहित्य सब्जेक्ट के बारे में, बीए सेकंड ईयर के बारे में। तो बीए सेकंड ईयर के हम सेकंड पेपर की क्या कर रहे थे, इसमें चर्चा कर रहे थे। तो जो बीए सेकंड ईयर का अपना जो सेकंड पेपर है उसमें हम किसकी चर्चा कर रहे थे? एकांकियों की। किसकी? एकांकियों की। तो एकांकियों की हम जो चर्चा कर रहे थे उसमें फर्स्ट नंबर का जो एकांकी था आपके उत्सर्ग। कौन सा एकांकी था फर्स्ट नंबर पे? उत्सर्ग। तो उत्सर्ग एकांकी की क्या कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे। तो जो उत्सर्ग एकांकी है राम कुमार वर्मा का, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो उसकी चर्चा में कल हमने इसके पात्रों के परिचय, यानी जो इसके पात्र थे तो उनका परिचय देख लिया था। और जो इसकी स्टोरी थी पूरी उत्सर्ग एकांकी की जो कहानी थी वो हमने क्या की थी, डिस्कस की थी। तो लास्ट में क्या थोड़ी सी अपने क्या रह गई थी, इसकी स्टोरी थोड़ी सी क्या रह गई थी। तो आज उसकी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम क्या है, थोड़ा सा क्या कर लेते, जो कल अपने स्टोरी पढ़ी थी ना आपके, तो उसका क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जिससे आपके क्या वो क्या हो जाएगा, दिमाग में वापस से स्टोरी आ जाएगी। तो पहले तो उत्सर्ग एकांकी के पात्रों की बात करें तो इसमें एक डॉक्टर शेखर था। कौन था? डॉक्टर शेखर था, जो एक महान क्या था, वैज्ञानिक था। और एक इसकी पुत्री थी, उसका नाम था क्या? मंजुल। क्या नाम था पुत्री का? मंजुल। और एक इसकी प्रेमिका थी, उसका क्या नाम था? छाया देवी। क्या था? छाया देवी। और दो और थे पात्र, क्या थे? टोटल कितने पात्र थे इसमें? 5। और 2 पात्र और थे आपके सामने, एक तो था विनय। कौन? विनय। तो विनय कौन था? डॉक्टर जो शेखर था, जो एकांकी का नायक है डॉक्टर शेखर, उसका क्या था? असिस्टेंट, यानी सहायक था उसका। कौन था? विनय डॉक्टर शेखर का सहायक। और एक इसमें सुधीर था। कौन? सुधीर। तो सुधीर क्या था? सेवक था, यानी कि इनका क्या था? नौकर था। तो कहने का मतलब टोटल कितने पात्र हो गए? एक तो हो गया डॉक्टर शेखर, जो अपने एकांकी का नायक है, जो एक महान वैज्ञानिक है। उसने एपराटस, क्या? एपराटस नामक क्या था, एक ग्रंथ था, उसकी क्या की थी, इसने रचना की थी। यानी एपराटस ग्रंथ का इन्होंने क्या किया? आविष्कार किया। तो जो एपराटस ग्रंथ था उसका क्या कर दिया, इसने आविष्कार कर दिया। तो उस जो एपराटस ग्रंथ था उसी के अकॉर्डिंग इस एकांकी का क्या वर्णन है। इसमें क्या एपराटस जो ग्रंथ था, इसमें जो मनुष्य अगर एक बार मर जाए, जैसे मान लो किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई, तो उसकी आत्माओं से हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रंथ के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। तो इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसे इस प्रकार का क्या किया, ग्रंथ का निर्माण किया। अब बात करें हम किसकी आगे? एकांकी की। तो एकांकी की बात करते हैं हम आगे। तो इसमें जो आपके 5 पात्र हो गए, डॉक्टर शेखर हो गया, एक हो गया आपके कौन? विनय हो गया, जो इसका असिस्टेंट यानी सहायक है, एक सुधीर हो गया जो इनका सेवक है, और एक इनकी खुद की क्या हो गई? पुत्री हो गई। और एक हो गया पात्र छाया देवी। तो टोटल कुल मिलाकर कितने पात्र हो गए? 5। तो यानी कि 5 पात्र हो गए अपने एकांकी में। फिर बात करते हैं जो इसकी आपकी कहानी की कल शुरुआत हुई थी, जो हमने थोड़ी सी आपकी क्या रह गई थी, इसकी लास्ट वाला कहानी क्या हो गई थी, लास्ट की आपकी थोड़ी सी रह गई थी। तो जो कहानी स्टार्ट हुई थी उसमें जैसे डॉक्टर शेखर है, डॉक्टर शेखर और विनय के बीच में क्या वार्तालाप चलता रहता। तो सामान्य भाई अपने को वहाँ ऐसे ऐसे जाना है और अपना ये काम है वहाँ पे। फिर डॉक्टर शेखर अपनी पुत्री के बारे में बताता था इसको कि भाई मेरी पुत्री आई हुई है, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, ऐसे मुझे टाइम नहीं है। फिर वो बोलता है कि अपने को 10-15 मिनट का काम है वहाँ पे, 10-15 मिनट वहाँ पे जाकर आके फिर आप यहाँ ही का फिर आप क्या जाओगे, पूरी तरह से फ्री हो जाओगे। अगर आप वहाँ पे अभी नहीं जाओगे तो फिर आपको क्या 10-15 दिन लगेंगे। तो कहने का मतलब कि आप 10-15 मिनट का काम है उसको ख़त्म कर दो, स्टूडेंटों को जो इस ग्रंथ था उसके बारे में बताना था तो बता के उसका क्या करो, आप ख़त्म करो। तो फिर वो उसकी बेटी से क्या है, फिर दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। फिर उसकी बेटी से सामान्य वार्तालाप होती है, जो मेल मिलाप होता है वो होता है। और सामान्य बातचीत होने के बाद फिर वो बेटी से बोलता है कि अपना ये ग्रंथ है, इसका ये जो ग्रंथ की विशेषताएं थी जो मैंने पहले बताई थी, वो सारी कैसे कैसे हम मनुष्य के मरने के बाद में उसे कैसे मिल सकते हैं उसकी आत्माओं से, वो सारा सब कुछ क्या था इसमें वर्णन था। तो ये सब कुछ क्या कर दिया उसने, उसको जो भी कल बताया था मैंने, इसलिए आज क्या कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे कि आपकी क्या हो जाए, ताज़ा हो जाए स्टोरी। फिर उससे आगे चलेंगे ना, थोड़ा सा हम थोड़ी सी स्टोरी रह गई थी तो उससे आगे चलेंगे। तो ऐसा क्या था अपने चल रहा था।
तो दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। वही हंसी मजाक है, थोड़ा सा वो कोट पहनने का, जैसे सॉक्स को आपने हाथों में पहन लिया, ऐसी कुछ बातें क्या होती है, दोनों में हंसी मजाक चलता रहता है। और इस ग्रंथ के बारे में सामान्य बातचीत होती है। फिर वो अपनी पुत्री को बोलता है कि मैं अभी जाके आता हूँ। फिर वो पूछते जाने में कितना समय लगेगा, यही कोई 20-25 मिनट लगेंगे, 10 मिनट मोटर के लगेंगे और 15 मिनट उनको समझाने के मान लो, तो कुल मिलाकर 20-25 मिनट मान लो, अभी आ जाऊँगा। फिर वो 20-25 मिनट होते हैं, वो जाके जाता है वहाँ पे, उसका काम वाम था जो भी वो करता है। और करने के बाद में फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बीच में क्या, अपने जो मंजुला इसकी पुत्री है, जो सुधीर सेवक उसको बुलाती है, पानी वानी पीती है, उससे वो पानी वानी पिलाता है इसको लाके। फिर दोनों के बीच में इसी ग्रंथ को लेकर बात होती है, फिर सामान्य सी बातचीत होती है, ऐसी ऐसी बातें चलती रहती है। फिर वो सुधीर को बोल देती है आप जाओ, और वो फिर क्या उसका जो सितार है वो बजाने लग जाती है, सितार बनाने लग जाती है। तो फिर उसके पास छाया आती है, क्योंकि वो उसको छेड़ देती है, किसको, इस यंत्र को। तो फिर इसमें रेड बल्ब जलता है पहले, फिर रेड बल्ब जलने के बाद में ग्रीन बल्ब जलता है। फिर वो बल्ब जलता है, उसको ज़्यादा समझ में आता है नहीं, ग्रंथ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, किसको, मंजुल को। डॉक्टर शेखर की पुत्री है, उसको ज़्यादा इस ग्रंथ के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो वो क्या, ग्रीन बल्ब जल जाता है, और फिर वो क्या, उसका जो सितार था उसको बजाने लग जाती है। उसकी आवाज़ को, संगीत की आवाज़ को सुन के छाया देवी क्या करती है, वहाँ पे आ जाती है। फिर दोनों के बीच में बातें होती है। फिर पूछता, फिर दोनों, फिर वो उसके घर वालों के बारे में समाचार पूछती, मम्मी कैसे हैं, और आपके कैसे घर वाले हैं, कब आए आप, 6 महीने से क्या वो यहाँ पे आती है डॉक्टर शेखर के पास उसकी पुत्री। तो दोनों में से बातचीत चलती रहती है। फिर वो ऋषिकेश की बात होती है, तो बताती है कि मेरे पापा भी बताते रहते हैं घूम के आए यहाँ पे, कितना अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी वहाँ पे क्या करूँ, घूम के आऊँ। तो ऐसे ऋषिकेश के बारे में दोनों के बीच में बातचीत होती है। फिर छाया देवी उसको बोल के जाती है कि ऋषिकेश क्या करती हूँ, मैं आपको 4 महीने बाद में ऋषिकेश में लेके जाऊँगे। ऐसे दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है। फिर छाया को रुकने के लिए कहती है कि पापा आने वाले हैं, आप रुक जाओ, थोड़ी देर मिल के निकल जाना। लेकिन वो कहती मैं चलती हूँ भी। तो वो क्या करती है, फिर निकल जाती है। और फिर निकलने के बाद उनके पापा आते हैं, पापा आने के बाद वो देखते हैं। फिर वो ग्रंथ क्या जा, उसका जो यंत्र था वो चालू दिखता है। चालू दिखने के बाद मुझसे पूछता कौन था, क्या आया था, कैसे क्या हुआ, बताती ऐसे ऐसे छाया देवी, ऐसे ऐसे उन्होंने बातचीत की, ऐसे जो आई थी। तो फिर वो अपनी बेटी को बोलता है कि छाया देवी को तो मरे हुए कितने महीने हो गए, 2 महीने, यानी उसको तो मरे हुए 2 महीने हो गए। तो फिर वो ऐसे कैसे आ सकती है यहाँ पे। तो फिर वो ग्रंथ की तरफ देखता है, ग्रंथ क्या था, चालू था, यानी ग्रीन बल्ब जला हुआ था, यानी उसने ग्रंथ से क्या की थी, छेड़छाड़ की थी। तो उस ग्रंथ से क्या हो गया, वो ग्रंथ से कनेक्ट होकर वो आकर्षित करके आत्माओं को बुलाने वाला ग्रंथ था ना ये। इस चक्कर में क्या आ गई थी, छाया देवी यहाँ पे आ गई थी। फिर क्या, डॉक्टर शेखर था, उसके दिमाग खराब हो जाता पूरा कि अब 4 महीने बाद में क्या हो जाएगी, अपनी बेटी मर जाएगी। तो उसका क्या, सारा का सारा दिमाग खराब हो जाता है। तो दिमाग खराब होता है। फिर वो बेटी को बताता कि ऐसे ऐसी छाया देवी 2 महीने हो गए मरे हुए, और आपने इस ग्रंथ को वो कर दिया चालू करने से, ग्रंथ के वजह से क्या हो गई, छाया देवी यहाँ पे आ गई। वो छाया देवी नहीं थी, वो क्या थी, उसकी आत्मा थी। तो फिर वो क्या हुआ, ऐसे सुन के मंजुल का दिमाग खराब हो जाता। वो कैसे वो भूत ऊत आ गए, कुछ ऐसे दिमाग में होता ना कि मरा हुआ आ जाए, भूत आ गया। तो ऐसे क्या, मंजुल का क्या होता है, दिमाग खराब। फिर वो टेंशन में ले लेती है, फिर भूत कैसे होंगे, ऐसे वैसे टेंशन हो जाती है उसको। और टेंशन क्या होगी, उसको बेहोशी छा जाती है। फिर बेहोशी छाने के बाद में फिर वो उसको क्या करता है, अंदर उसके रूम में ले जाता है। रूम में ले जाकर उसको क्या सुला देता है, सुला के ऐसे थपकियाँ लगा के सुलाते हैं ना, ऐसे सुला के उसको फिर आता है। फिर आने के बाद में जो उसका विनय है, कौन है, उसका असिस्टेंट, जो विनय उसका असिस्टेंट था, उसको बुलाता है और फिर यंत्र को सेट करने के लिए बोलता है कि यंत्र को सेटअप करो। फिर वो यंत्र को सेटअप करता है, फिर विनय को क्या करता है, वो बाहर भेज देता है। और फिर विनय को बाहर भेज के यंत्र को सेटअप वेटअप करके सारा सब कुछ करके विनय को बाद में बताओ कोट वोट मंगवाता अपना, कोट वोट पहन के। और फिर वो क्या करता है, उसको किसको बुलाता है, छाया देवी की आत्मा को बुलाता है। अब छाया देवी की आत्मा को क्या करो, बुलाता है। तो फिर छाया देवी की आत्मा आती है, दोनों में वार्तालाप होता है। फिर अब यहाँ तक क्या था, जो भी पिछली वाली बातचीत थी, कौन सी, जो अभी यानी विनय को बुलाता है, ये सेटअप करता है किसका, एपराटस का। तो ये सारी जो मैंने शॉर्टकट में भी आपको छोटे रूप में बताई, ये सारी बात यहाँ तक कब हो गई थी, अपने कल हो गई थी। तो कहने का मतलब यहाँ तक कहानी समझ में आ गई आपके। अब आगे चलते कहाँ से, यहाँ से। जैसे ही वो एपराटस ग्रंथ को क्या विनय सेट करता है, उसका सेटलमेंट, जैसे वो ऐसे ऐसे आत्माओं को बुलाना, उसको सारा सब कुछ सेट करके, और फिर वो विनय को तो भेज देता है। डॉक्टर शेखर क्या करता है, विनय को भेज देता है। और फिर भेजने के बाद में वो यंत्र के माध्यम से किसकी आत्मा को बुलाता है, छाया देवी। किसकी आत्मा, छाया देवी को क्या करता, वो बुलाता है। तो छाया देवी की आत्मा का प्रवेश होता है कहाँ पे, रूम में। दरवाज़ा वही खटखटाता है, दरवाजा खटखटने के बाद में वो आती है, आके वो फिर वो छाया देवी वहाँ आती है, फिर बैठ जाती है। और फिर बैठने के बाद दोनों में वार्तालाप स्टार्ट
होता है। कहने का मतलब है फिर दोनों में संवाद स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ से एकांकी क्या करती है, अपने आगे बढ़ती है। तो दोनों में जो वार्तालाप होता है तो फिर दोनों में बातचीत चलती रहती है। फिर वो सारा सब कुछ बताता है कि भाई मेरी बेटी आप आए थे, ऐसे मेरी बेटी से मिली थी, और मिलने के बाद आपने 4 महीने के बाद बताया, तो मैं क्या उससे अपने प्राणों से भी ज़्यादा क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ अपनी बेटी से। तो आप क्या मेरी बेटी को क्या करो, बख्श दो, उसे लेके मत जाओ। यानी मैं मेरी बेटी को इतने जल्दी मरते हुए नहीं देख सकता। ये बात किससे कहता है, वो छाया देवी से कहता है डॉक्टर शेखर। अब छाया देवी डॉक्टर शेखर से कहती है कि आप तो ऐसे, और आपने मेरे से प्रेम किया और आपने मेरे को बीच में क्या कर दिया, धोखा दे दिया। यानी आपने मेरे को क्या कर दिया, बीच में धोखा दे दिया। आपने मेरे साथ जो किया वो तो आपको ठीक लगा, और अब आपके साथ हो रहा तो आप इतना वो हो रहे हो, यानी हाइपर हो रहे हो आप। यानी जब खुद के साथ घटना घटित होती है तो आप इतना परेशान हो रहे हो। जब आपने मेरे को छोड़ा था, मेरे को ठुकराया था, तो मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे मैं तड़प तड़प के क्या हो गई, मर गई। यानी उसके जो प्रेम करती थी डॉक्टर शेखर से, तो उसके प्रेम के चक्कर में उसने क्या इसको छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद में फिर क्या परेशान हुआ कि क्या हो गई, ये मर गई। तो जैसे भी हो ये कि मर गई। अब कहने का मतलब ये कि आपने मुझे तो अपनाया नहीं, और आपने जो मेरे साथ किया तो क्या मैं आपके साथ कर रही हूँ, तो फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो। फिर वो कहता है कि जो भी मेरी थी वो क्या थी, मजबूरी थी। यानी मैंने जो कुछ भी किया वो क्या था, मेरी मजबूरी थी। वो जानबूझ के नहीं किया मैंने, मेरी मजबूरी थी। मेरे दोस्त की पत्नी, यानी जो उसके क्या था, डॉक्टर शेखर था, उसका दोस्त क्या हो गया था, मर गया था। तो उसके दोस्त खत्म होने के बाद में जो उसकी विधवा पत्नी थी, और विधवा पत्नी थी ना उसकी, तो उस विधवा पत्नी की पुत्री थी कौन, मंजुल। जो इसमें मंजुल पात्र था डॉक्टर शेखर की पुत्री, वो किसकी पुत्री थी, उसके दोस्त की बेटी थी। लेकिन मंजुल को ये पता नहीं था कि ये मेरे पापा नहीं है। क्या बचपन में उसके पिताजी क्या हुए थे, मर गए थे। तो वो क्या हुआ, फिर उस दोस्त की जो विधवा थी उसको क्या कर लिया उसने, दोस्त की विधवा और उस मंजुल की जिम्मेदारी खुद ले ली। किसने, डॉक्टर शेखर ने। अब डॉक्टर शेखर ने जो जिम्मेदारी खुद के ऊपर ली, तो वो जिम्मेदारी से अगर भटक नहीं जाए, इस चक्कर में उसने क्या कर दिया, इसे रिश्ता दूर कर लिया, नहीं अपने रिश्ते को इसे तोड़ लिया। कहने का मतलब इससे क्या हो, दूरी बनाने लग गया। तो दूरी बना ली और इससे शादी उसने नहीं की। तो शादी नहीं करने का रीज़न क्या था, यानी मंजुल और उसकी जो माँ थी उसको अपनाने की वजह से इसने इससे दूरियां बढ़ा ली। क्योंकि वो इससे दूरियां इसलिए बढ़ाना चाहता था कि अगर वो इसके शादी करता मान लो, तो अपने जो दोस्त था उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा नहीं पाता। इसी चक्कर में उसने क्या किया, छाया देवी से दूरियां बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी छाया देवी से उसने क्या कर ली, दूरियां बना ली। अब बात करें आगे एकांकी की, तो ऐसे जैसे क्या हुआ, कैसे उनके बीच में दूरियां आई। तो डॉक्टर शेखर कहता रहता छाया देवी को कि मेरे साथ क्या क्या मजबूरियाँ थी, क्या था वो, इसलिए मैंने वो नहीं किया। तो फिर ये कहती तो आपने तो आत्म प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया है, आपने तो खुद की आत्म प्रतिष्ठा के लिए उसको अपना लिया, और आप क्या हो गए, महान बन गए कि मैंने देखो दोस्त की पत्नी को क्या कर दिया, अपना लिया। यानी दोस्त की पत्नी को और उसकी बेटी की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। यानी आप तो महान हो गए, आप तो आत्मसंतुष्टि के लिए किया, ये मेरे लिए थोड़ी किया आपने। फिर वो कहता है कि मैं तो आपके लिए तो नहीं किया, लेकिन मेरी क्या थी, वो मजबूरी थी, मैं उनको ऐसे देख नहीं सकता था। और मैं जो मंजुल है उसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसके प्राण आप क्या करो, बख्श दो। यानी उसके प्राणों को आप बख्श दो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। फिर वो कहता कि अब अगर आपके ऊपर मुसीबत आई है तो आप इतना सब कुछ करो। जब मेरे पे मुसीबत आई थी तो तब कहाँ थे तुम्हें, यानी जब मेरे पे मुसीबत आई थी तो कहाँ गए थे। तो ये पूछती है कौन, छाया देवी डॉक्टर शेखर से कह रही है कि जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तब तो आप कहाँ गए थे, तब तो आपको ये नहीं दिखा इतना सब कुछ। और आज जब आपकी बेटी पे मुसीबत आई है तो आप इतना तिलमिला रहे हो। कहने का मतलब है आपने तो मुझे ठुकरा दिया, और आज इसके खातिर आप यानी आप खुद के ऊपर अगर प्रॉब्लम आई है तो आप इतना परेशान हो रहे हो, तो उस समय क्यों नहीं परेशान हुए। फिर डॉक्टर शेखर समझाता है कि मेरी ऐसे 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 सारी कुत्ता वो सारी क्या थी, मजबूरियाँ थी, आप मेरी मजबूरियों को समझो। तो ऐसे दोनों के बीच में क्या था, वार्तालाप चलता रहता था। तो दोनों के बीच में ऐसा वार्तालाप हुआ। फिर बात होती है आगे छाया देवी और उसके, तो फिर वो बोलता है कि मेरी तो आपसे बस यही गुजारिश है, मेरा जो कुछ भी मेरे से हो गया, जो कुछ भी किया मैंने वो मेरे दोस्त की खातिर किया, वो सारा सब कुछ मैंने कर दिया। जो भी हो गया वो बिना हुआ तो हो नहीं सकता।
यानी जो भी मैंने किया वो अब उसको बदल तो सकते हैं नहीं, बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी है उसको आप क्या करो, जीवन दान दो, यानी उसकी मौत को क्या कर दो, आप बख्श दो, यानी उसकी ज़िंदगी को आप 4 महीने बाद में वहाँ पे ले, यानी उसकी ज़िंदगी को छोड़ दो आप, यानी 4 महीने बाद वो मरने वाली है तो उसे आप क्या करो, उसकी ज़िंदगी को बख्श दो, यानी उसे मरने मत दो। अगर आप चाहो तो वो आगे भी जी सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो छाया देवी से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है क्या, कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी को आप क्या कर दो, बख्श दो। तो ऐसे दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। फिर दोनों, वो छाया देवी बोलती है डॉक्टर शेखर से, क्या करती है, छाया देवी डॉक्टर शेखर से कहती है, क्या कहती है डॉक्टर शेखर से, चलो मैं मान लिया, मैं अब क्या करती हूँ, उसकी ज़िंदगी को क्या करती हूँ, मैं बख्श देती हूँ, यानी मैं उसे मरने नहीं दूंगी, या जो भी आप कहोगे वो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मेरी भी क्या है, एक शर्त है। तो क्या रखती है वो छाया देवी डॉक्टर शेखर के सामने, एक शर्त रखती है। तो वो शर्त कौन सी रखती है, कौन सी रखती है शर्त, वो शर्त रखती है कि अगर मैं आपकी बेटी की ज़िंदगी बचाती हूँ, अगर मैं आपकी बेटी की ज़िंदगी बचाती हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एपराटस ग्रंथ है, यानी जिस एपराटस ग्रंथ का आपने निर्माण किया, यानी जिसका आपने जिस यंत्र को बनाया, उस यंत्र को क्या करना पड़ेगा, आपको नष्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको नष्ट करते हो तो मैं आपकी इस बच्ची की, या आपकी जो बेटी है, इसकी ज़िंदगी वापस लौटा दूंगी, यानी इसकी ज़िंदगी क्या कर दूंगी, मैं वापस लौटा दूंगी। तो ये सारा सब कुछ कौन बोलता है, छाया देवी, किससे, डॉक्टर शेखर से। अब डॉक्टर शेखर क्या होते, थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, यार हमने इतनी मेहनत करके दुनिया के लिए क्या बनाया है, एपराटस ग्रंथ का निर्माण किया, अब अगर यही नष्ट हो जाएगा तो कैसे फिर मैं आत्माओं को वो कर सकूँगा, कैसे आत्माओं से बातचीत कर सकेंगे, कैसे मनुष्य की खुश रहेगा। मैंने मनुष्य की खुशी के लिए क्या बनाया था, ये ग्रंथ बनाया था कि उसका मृत्यु भाई मृत्यु निश्चित है, और शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, वो किसके माध्यम से पता चलता है, प्रश्न ग्रंथ के माध्यम से पता चलता है, और उससे हम क्या करते हैं, उस सूक्ष्म जो शरीर होता है उससे हम बातचीत कर सकते हैं, यानी जो आत्मा है उसको हम बुला सकते हैं और उससे हूबहू ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो ये सारा सब कुछ जो निकालने का काम था जो इस ग्रंथ का था, तो अब इस ग्रंथ को क्या हो गई, हम नष्ट करने की बात आ गई। तो दिमाग तो थोड़ा सा अड़बड़ाता है ना, कि हम जो इतनी मेहनत करके जो उसने इतनी उपलब्धि हासिल की विज्ञान के ऊपर उसने, और उसको क्या करना पड़ रहा है, अपनी बेटी के खातिर नष्ट करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है उसको, अपनी बेटी के खातिर नष्ट करना पड़ रहा है उसको, किसको, उस ग्रंथ को। तो वो क्या, थोड़ा सा तो क्या दिमाग होता है ना, बड़ाता है दिमाग। अगर आप कोई मेहनत करके कोई काम करो और वो काम आपका ऐसे सफाया हो जाए उस काम का, तो फिर क्या आपका दिमाग थोड़ा सा तो अड़बड़ाएगा ना, कि आप इतनी मेहनत करो, आगे से आपको कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिले, यानी आपको क्या हो, कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं मिले। यानी उसने इतना सब कुछ किया, सारा सब कुछ करके, ये टाइम निकाल के, इतना सब कुछ टाइम देके ये ग्रंथ का निर्माण किया। अब ये ग्रंथ क्या हो गया, बराबर, यानी किसी काम का नहीं रहा। अगर इसे नष्ट कर दोगे तो खत्म हो जाएगी कहानी सारी, क्या हो जाएगी, फिर बुलाओ प्रेत आत्माओं को, किनको बुलाते हो, बुला सकते हो क्या, नहीं बुला सकते। तो कहने का मतलब हो गया, अब या तो उसकी बेटी की ज़िंदगी चाहिए उसको, या फिर वो इसको बचा ले। तो उसने फिर निर्णय लिया, डॉक्टर शेखर ने क्या निर्णय लिया, कि मैं इसको क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, लेकिन मेरी भी क्या है, एक शर्त है कि आप क्या करो, मेरी बेटी की क्या करो, एक तो ज़िंदगी बख्शने की बात तो थी पहले, और आपको एक बात और कहनी पड़ेगी उसको, कि जब आप उनसे मिलने आई थी, क्योंकि जो डॉक्टर शेखर से पहले छाया देवी मिलने आई थी ना, इससे मंजुल से, फिर बोला था कि 4 महीने बाद में आपको लेकर मैं जाऊंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करो, उसके दिमाग से, यानी अभी वो सो रही है तो उसके दिमाग से बात निकाल दो कि कोई छाया देवी थी जो मेरे पास पहले आई थी और उसने मुझे ले जाने की बात कही थी। ये बात किसको याद नहीं होनी चाहिए, मंजुल को याद नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो छाया देवी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, फिर बोलता है ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तो मैं मेरे ग्रंथ को क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। फिर छाया देवी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो बोलता है ऐसा हो सकता है, आप उसके क्या करो, दिमाग से होके निकल जाओ,
यानी उस आत्मा, यानी तो आत्मा कहीं से वो क्यों निकल सकती है, यानी आप उसके दिमाग से होके निकल जाओ और उस जो भी आपने बोला था उसको लेके निकल जाओ, यानी सारा सब कुछ उसको क्या कर दो, आप भुला दो। यानी जो उसको याद था, जो आप दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, उसको क्या कर दो, आप उसको भुला दो। यानी वो बातचीत किसको याद नहीं रहनी चाहिए, मंजुल को, यानी मंजुल को जो आप दोनों के बीच में बातें हुई थी वो याद नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो हाँ कह देती है छाया देवी, या चलो ठीक है, मैं ऐसा सब करने को लिए क्या करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। तो फिर छाया देवी ऐसा करने के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, और वो बोलती है कि अब आप इसको नष्ट कर दो, रे बार बार परेशान करना या मुझे बुलाना छोड़ो। तो कहने का मतलब है वो उस नष्ट को, उसको क्या करता है, ग्रंथ को डॉक्टर शेखर नष्ट कर देता है, और फिर नष्ट करने के बाद में उसको क्या तोड़ फोड़ कर देता है ग्रंथ की। फिर इसको क्या होता है, नींद खुलती है किसकी, मंजुल की। छाया देवी गायब, छाया देवी तो चली जाती है, अब आत्मा है वो तो ग्रंथ को नष्ट होते ही। फिर मंजुल की क्या आंख खुलती है, आंख खुलने के बाद में ये आती है, पापा पापा क्या हो गया, पापा से आके बोलती है डॉक्टर शेखर से कि पापा पापा क्या हो गया, कुछ नहीं बेटा ऐसे ही। फिर वो पूछे ये क्या हो गया, यहाँ पे वो क्या कमरे में व्यवस्थित देखते ना, ग्रंथ नष्ट हो गया और सारी सब कुछ व्यवस्थित हो गई। तो बोलती है आपने ये क्या कर दिया, जिस ग्रंथ के लिए आप इतना सा भी वो नहीं करते थे, यानी लापरवाही। कहने का मतलब ये पास भी चली जाती थी थोड़ा सा मंजुल, तो ये बोलता था कि इससे दूर रहो, कुछ इधर उधर हो जाएगा। जैसे अपनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो हम दूर करने के लिए बोलते हैं ना अपने आसपास बच्चों को या छोटे भाई बहनों को, इनको कि थोड़ा सा आप क्या दूर रहो, ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या कुछ सामान इधर उधर हो जाएगा, तो आप क्या करो, थोड़ा सा दूर रहो। तो ये बोलती थी कौन, वो डॉक्टर शेखर बोलते थे अपनी बेटी को, या आज सबको बोलते रहते ना कि दूर रहने के लिए बोलते, सामान्य सी बात है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसे दूर रहने के लिए तो बोलते हैं ना। तो ये सब, तो आप अगर इतना इसकी साल संभाल रखते थे तो फिर आज इसको नष्ट कैसे कर दिया, ऐसे ही बेटी मैंने ऐसे ही सब कुछ कर दिया, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रेत आत्मा होगा, कोई किसी को नहीं मुझे बुलाना है। तो फिर वो अब उसके दिमाग में आता, पता नहीं वो बात भूली है या नहीं भूली है। तो छाया देवी की और मंजुल के बीच में बात हुई थी, तो डॉक्टर शेखर ये सोचता है यार पता नहीं ये भूली या नहीं भूली है उस बात को। तो कन्फर्म करने के लिए मंजुल से कहता है कि छाया देवी मिलने आई थी ना आपसे कल, अभी तो पहले आपसे छाया देवी मिलने आई थी ना। नहीं पापा मेरे से तो कोई छाया देवी मिलने नहीं आई मेरे से, तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि अगर मिलने आई हो तो आपसे, भाई मैं तो पूछ रहा था कि मिलने आई थी कि आपसे। नहीं मुझसे तो कोई भी मिलने नहीं आया, मैं तो उससे पहले देखी थी रहस्य, जो पहले वाली बातें करने लग गई वो तो, कि मेरे से तो कोई छाया देवी मिलने नहीं आई। तो फिर डॉक्टर शेखर को क्या होता है, कन्फर्म हो जाता है कि ये वो बातें क्या हो गई, दोनों के बीच में बातें हुई थी वो भूल गई है ये, यानी पिछला इसको कुछ भी याद नहीं है। तो कहने का मतलब सारा सब कुछ क्या हो गया, अब ठीक हो गया। तो सब कुछ क्या हो गया, ठीक हो गया, उसने ग्रंथ को नष्ट कर दिया, और मंजुल क्या हो गई, अब मरेगी नहीं, दोनों हंसी खुशी रहेंगे। ये आपके एकांकी की क्या हो गई, कहानी हो गई। तो इस प्रकार से आपका एकांकी ये था, जिसमें 5 पात्रों को लेके आपके क्या कहता एक कहानी गठित की गई थी। तो स्टोरी आप लोगों के सबके समझ में आ गई, हाँ साथियों, सबके आ गए ना समझ में अच्छे से। कहने का मतलब है जो 5 पात्र थे उनके अकॉर्डिंग लेके हमने क्या यंत्र के अकॉर्डिंग एक कहानी थी, किसमें, उत्सर्ग एकांकी के अंदर। तो ये सारा सब कुछ क्या हो गया, आपके क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट हो तो एक बार वापस क्या करो, रिवर्स करके वीडियो को आराम से स्टोरी को सुन लेना। अगर एक बार सारी स्टोरी आपके अच्छे से समझ में आ गई, भाई सारी स्टोरी जो अपने क्या है, इसमें एक स्टोरी है, अगर ये स्टोरी आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपको फिर क्या होगा कि जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके एकांकी से कि एकांकी की उत्सर्ग एकांकी की तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। अगर उत्सर्ग एकांकी के आप तत्वों के आधार पर समीक्षा करोगे तो जो मैंने 8 तत्व आपको बताए थे उनके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इनका वर्णन करना पड़ेगा। तो वो फिर 8 तत्व होंगे, जैसे कथानक हो गया। अब कथानक था अपना स्पष्ट तत्व कौन सा था, कथानक। तो कथानक में जो अपनी कथा हो गई, कैसे कथा का शुरुआत हुई, कैसे कथा धीरे धीरे अपनी क्या गति पकड़ती है और कैसे जाके अपनी चरम सीमा पे वो कथा पहुंचती है, वो सारा सब कुछ किस कथा के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, वर्णन अपने को जो अपनी जो स्टोरी थी डॉक्टर शेखर वाली जो अपनी कहानी थी उसके अकॉर्डिंग कैसे शुरुआत होती है, कैसे अंत में उसी यंत्र को तोड़ के अपनी कहानी क्या करती है, चरम सीमा पर पहुंचती है। कैसे एक यंत्र के
कितनी जो बड़ी मेहनत से उसने बनाया था। तो विज्ञान के ऊपर किसकी जो उसका जो रिश्ता था उसकी जो उसकी जीत हो गई, यानी इसके खातिर अपने रिश्ते नातों के खातिर उसने विज्ञान की उपलब्धि को भी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ये सारा जाकर यहाँ पे चरम सीमा पे अपने एकांक की पहुँचता है। अब बात करते हैं ऐसे तत्व जो आएंगे तो सारे संकलन त्रय हो गया, देश काल हो गया, वातावरण हो गया, उसका उद्देश्य हो गया, रंगमंचन हो गया। तो ये सारा सब कुछ किसके अकॉर्डिंग आएगा, उसके तत्वों को अकॉर्डिंग आपको इस स्टोरी को लेके क्या करना है, वर्णन करना है। इस स्टोरी को लेके उसकी समीक्षा करनी है। अब बात आती है आपके आगे उत्सर्ग एकांकी में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, क्या जो आपके उत्सर्ग एकांकी में क्या है, इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट तथ्य हैं इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना है। अब बात करें किसकी, उत्सर्ग एकांकी की। तो उत्सर्ग एकांकी हमने पढ़ी तो विज्ञान की उपलब्धियों के समक्ष मानव के राग संबंधों की विजय को चित्रित करना इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि कहने का मतलब ये है जो विज्ञान की उपलब्धियां हैं उनके समक्ष, क्या जो विज्ञान की उपलब्धि है उनके समक्ष मानव के राग संबंधों को यानी उनकी जो राग संबंध है यानी जो रिश्ते नाते हैं उनकी विजय को चित्रित करना इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रमुख उद्देश्य कैसे वो प्रमुख उद्देश्य, अब अपनी स्टोरी पे चलो, जो अभी हमने स्टोरी सुनी थी ना सारी, उसके ऊपर चलते हैं वापिस से। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसकी पुत्री थी डॉक्टर शेखर की मंजुल, उसके खातिर उसने क्या किया, जो उसके जो एक यंत्र था एपराटस नामक का, उसका उसने क्या किया था, निर्माण किया। इतनी मेहनत करके डॉक्टर कोई यंत्र बनाता है, यानी कोई वैज्ञानिक है वो इतनी मेहनत करके मान लो अगर कोई यंत्र का निर्माण करे और उस यंत्र को एक मनुष्य के खातिर क्या कर दे, वो नष्ट कर दे, तो बहुत बड़ी बात ये हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि उस यंत्र को उसने डॉक्टर शेखर ने अपनी पुत्री के खातिर क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो एक पुत्री के खातिर उसने अपने क्या उस यंत्र को ही नष्ट कर दिया। इसीलिए इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि विज्ञान की उपलब्धियों के समक्ष मानव संबंधों के यानी मानव राग का अर्थ होता है प्रेम, यानी मानव प्रेम के खातिर यानी उसकी पुत्री के प्रेम के खातिर उसने उस उपलब्धियों के समक्ष यानी जो उपलब्धि थी उसके समक्ष जो उसका प्रेम था पुत्री का, उस प्रेम के ये खातिर उसने क्या कर दिया, उस उपलब्धि को यानी जो अपनी उपलब्धि थी उसको ही क्या कर दिया, उसने नष्ट कर दिया। यानी जो विज्ञान की उपलब्धि थी उस पर मानव प्रेम क्या हो गया, हावी हो गया। मानव प्रेम क्या हो गया, उसके ऊपर हावी हो गया। तो कहने का मतलब है कि तो मानव प्रेम क्या हो गया, उस उपलब्धि के ऊपर हावी हो गया। इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि विज्ञान की उपलब्धि के समक्ष मानव राग की जो विजय उसको चित्रित किया गया प्रस्तुत एकांकी के अंदर। अब बात चलते हैं मुख्य तथ्यों के अंदर एक दूसरे नंबर पे, किसकी, अधिक ज्ञान पाकर भी मनुष्य क्या नहीं है, सुखी नहीं है। अब उसने इतना ज्ञान पाया, एक डॉक्टर शेखर था वो, एक उसने वैज्ञानिक बना, वो वैज्ञानिक बन के इतने बड़े यंत्र का उसने क्या किया, निर्माण किया। अब इतने बड़े यंत्र का निर्माण करने के बाद में भी वो क्या नहीं है, सुखी नहीं है। यानी इतना शिक्षित है, इतनी शिक्षा उसने पा ली, फिर भी वो क्या नहीं था, सुखी नहीं है। क्योंकि दुखी क्यों था, उसकी पुत्री की वजह से क्या था, वो दुखी था। किसकी वजह से, उसकी पुत्री की वजह, उसकी पुत्री का जो मरने की उसके पता चला था, उसकी वजह से दुखी था। दोस्त मर गया, उसकी बेटी और उसकी पत्नी को उसने अपनाया, उधर छाया देवी को छोड़ दिया उसने इनके चक्कर में। तो मनुष्य क्या हो गया, फंस गया। यानी मनुष्य फिर भी इतनी उपलब्धियां लेने के बाद भी क्या है, सांसारिक जीवन में यानी अपने मानव जीवन में क्या है, वो दुखी है। तो कहने का मतलब एक इसका इम्पोर्टेंट तथ्य क्या हो गया कि अधिक ज्ञान पाकर भी मनुष्य क्या है, सुखी नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि ज्ञान पाने से भी कोई सुख प्राप्त नहीं होता। अब आगे चले इसके इम्पोर्टेंट तथ्य की, और उसने अपनी मानसिक शांति को क्या कर दिया, खो दिया। कहने का मतलब है कि मनुष्य अपनी मानसिक शांति को क्या कर देता है, फिर खो देता। अगर मान लो मनुष्य खुशी नहीं है, वो पूरी तरह से सुखी नहीं है, तो क्या काम देगी वो आपके, इतनी सब कुछ यंत्र का निर्माण किया, इतनी बड़ी उपलब्धियाँ आएगी क्या आपके कोई काम है, नहीं आएगी ना। जब तक आप खुद खुश नहीं हो, आप खुद संतुष्ट नहीं हो, तो आप कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लो, आप क्या हो, वो संतोष आपको नहीं है,
तो आप जीवन में क्या नहीं रहोगे, सुखी नहीं रहोगे। क्या नहीं रहोगे, सुखी नहीं रहोगे, और आपकी मानसिक शांति क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। कहने का मतलब जब तक आप सुखी नहीं रहोगे तो आपकी मानसिक शांति क्या रहेगी, अव्यवस्थित रहेगी, यानी मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं रहोगे। चाहे आप कितनी ही बड़ी उपलब्धि आपने धारण कर ली हो या कितनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की हो। बात करते हैं आगे इम्पोर्टेंट तथ्य की, इस एकांकी के अकॉर्डिंग कर्तव्य और प्रेम के संघर्ष की समस्या भी प्रस्तुत की गई है। यानी जो कर्तव्य है और जो प्रेम है उसकी समस्या का भी चित्रण किसमें किया गया, अपने उत्सर्ग एकांकी में क्या किया गया इसमें। अब कैसे चित्रित किया गया, अब इस पॉइंट को देखो आप एक बार। कर्तव्य और प्रेम, इन दोनों के संघर्ष की जो समस्या थी प्रस्तुत एकांकी में, उसको प्रस्तुत किया गया। तो कोई कौन सी तो प्रेम की कौन से संघर्ष था या कौन सा कर्तव्य था, किस में इसमें संघर्ष हुआ था, वो क्या था। तो इस पॉइंट का जो तथ्य है, जो इस पॉइंट का जो निकल के आ रहा आपके सामने एकांकी के अकॉर्डिंग, वो ये है कि डॉक्टर शेखर का कर्तव्य क्या था कि उसका दोस्त क्या हो गया, मर गया। अब दोस्त खत्म हो गया उसका, तो उसकी पुत्री और उसकी जो वाइफ थी उसकी जिम्मेदारी किसने ली, डॉक्टर शेखर ने, कि अब ये कहाँ जाएंगे। अब वो इनका दोस्त था जिगरी, वो क्या हो गया, वो तो खत्म हो गया। अब तो उन दोनों की जिम्मेदारी यानी अपना कर्तव्य समझ के भाई अपने दोस्त की पुत्री को सहारा देने के लिए और अपने दोस्त के प्रति अपना कर्तव्य समझ के उसने क्या किया, उन दोनों को अपना लिया। तो उन दोनों को क्या किया, उसने अपना लिया। अब अपनाने के बाद में फिर क्या हो गया, प्रेम का संघर्ष। अब वो अपना तो लिया उनको, उन दोनों को क्या किया, उसने अपना तो लिया अपने दोस्त के खातिर, यानी अपने दोस्त का जो पत्नी और बेटी थी, तो अपने कर्तव्य यानी जो दोस्त क्या हो पत्नी और वो परेशान नहीं हो, अपना कर्तव्य समझ के उसने अपना तो लिया। अब प्रेम के संघर्ष की बात करें तो वो क्या छाया देवी से क्या करता था, प्रेम करता था। अब समस्या ये हो गई उसको भी नहीं छोड़ सके भाई, जब मान लो उसको तो अपना लिया तो, लेकिन छाया से भी तो क्या करता था, प्रेम करता था। तो छाया के लिए भी तो इसकी जिम्मेदारी बनती है ना, तो छाया के लिए भी इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी को उसने क्या किया, छोड़ दिया। मतलब खुद के लाइफ को तो क्या किया इसने, यानी खुद की खुशियों को तो क्या किया, छोड़ दिया, और अपने दोस्त की खुशियों के खातिर यानी उनकी पुत्री और उनकी वाइफ के खातिर उन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो कहने का मतलब है कि प्रस्तुत एकांकी में कर्तव्य और प्रेम के संघर्ष की समस्या प्रस्तुत की गई है। क्या की गई है, कर्तव्य और प्रेम की समस्या क्या गई, प्रस्तुत की गई। तो यहाँ पे आपका एकांकी क्या होता है, समाप्त होता है। तो जो आपके एकांकी वाला टॉपिक चल रहा था आपके, उसमें हमने सारी जानकारियाँ पहले और क्लासों में हमने क्या ले ली थी, सामान्य जानकारियाँ ले ली थी। फिर सामान्य जानकारियाँ लेने के बाद में आपकी जो फर्स्ट नंबर पे एकांकी था उत्सर्ग राम कुमार वर्मा, उसकी चर्चा कर रहे थे हम कल से। तो जैसे ही उसकी चर्चा करते करते हम आगे बढ़ रहे थे, तो हमने उसकी पूरी कहानी को क्या किया, एक बार पूरी कहानी को अच्छे से समझ लिया। कहानी को समझने के बाद में हमने उस जो भी एकांकी थी, जो उसकी स्टोरी थी, उसमें प्रमुख तथ्य क्या निकल के आते थे हमारे सामने, उनकी भी हमने क्या कर लिया, आज अच्छे से चर्चा कर ली। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे हिसाब से आपको अच्छे से एकांकी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो, नहीं समझ में आए, तो एक बार क्या करना, वीडियो को वापस एक बार रिवर्स करके अच्छे से कहानी को सुनना, क्योंकि मैंने पूरी जो भी आपके विस्तार पूर्वक, ऐसे नहीं कि शॉर्ट में बता दी, यानी विस्तार से आपके पूरी कहानी को मैंने क्या किया, समझाया है। इसीलिए आपको क्या करना है, अब पूरी कहानी जो भी मैंने बताई उसको आपको ऐसे कैसे फॉलो करते हुए क्या करना, पढ़ना है। पूरी कहानी को आपके दिमाग में क्लिक करना। अगर पूरी कहानी आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगी तो फिर आपके क्या एकांकी एकदम करेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो एकांकी तो आपके कंप्लीट हो गया, और जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य इनको क्या कर लेना, आप उतार लेना, पूरे को क्या है हाथों हाथ नोट करते हुए भी चला करो, जिससे कि फिर क्या आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं हो। क्या नहीं हो, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं हो। अब जैसे मान लो इसमें से आपके क्वेश्चन आए या व्याख्या आए, कुछ भी क्या भी कैसे भी आ सकता है आपके सामने, आप आराम से इजीली इसको कर सकते हो।
क्योंकि ज़्यादा टेंशन वाली बात अब इसमें है नहीं। आपके एकांकी आराम से अच्छे से समझ में आ गया। अब जैसे मान लो इसमें व्याख्या आ गई तो व्याख्या के 5 पॉइंट मैंने आपको लिखाए थे। अब कोई सा भी पैराग्राफ यहाँ से उठ के आ जाए, आराम से उसका क्या करो, आप व्याख्या करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आराम से उसको 5 पॉइंट जो मैंने लिखा है उस 5 पॉइंटों को तरीके से लिखते हुए अच्छे से उसकी क्या करो, आप व्याख्या करो। फिर देखते हैं आपके नंबर कैसे कटते हैं। नंबर कोई भी आपका ऐसे नहीं काट सकते, यानी अच्छे से अच्छे नंबर आपके आएंगे अगर आप मेरी तरह मेहनत करके, जैसे मैं मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ उसी मेहनत या उसी लगन के साथ अगर आप क्लास लोगे, उसी लगन के साथ अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके दिमाग को एक जगह उस क्लास को आप अच्छे से देखोगे तो ऑफलाइन ऑनलाइन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आप आराम से अगर कॉन्सेंट्रेट अपना दिमाग एक जगह स्थिर करके उस वीडियो को क्या करो, आप ध्यान से देखो, तो ऑफलाइन के बजाय भी आपको ऑनलाइन में ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि इसमें आपको रिवर्स जाने का भी मौका रहता है, यानी अगर आपको चीज़ समझ में तो आप थोड़ा सा बैक भी ले सकते हो इसमें। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आपको अच्छे से उसको समझना है। अगर अच्छे से समझ में के बाद फिर आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कोई भी अगर व्याख्या आती है तो आराम से जो मैंने 5 पॉइंट आपको लिखाए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करो, आप व्याख्या करो। एक क्वेश्चन आपके एकांकी तत्वों के आधार पर आ सकता है। इसमें तत्व मैंने आपको 8 लिखा दिया। 8 को क्या करना, आपको याद रखना, क्योंकि आपके साथ एकांकी है, एक ना एक क्वेश्चन तो आपके तत्व के आधार पर आना है। और 100% 4 व्याख्या आपकी आएगी तो 100% है। कितनी परसेंट है? 100% है कि आपके 4 व्याख्या आएगी। तो फिर व्याख्या तो आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। अरे तो सब में आएगी, आपके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सब में आएगी, दोनों में आएगी, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो। तो कहने का मतलब दोनों चीज़ों को, दोनों जो टॉपिक है उनके पॉइंटों को आप अच्छे से क्या रखो, कंप्लीट रखो। फिर आपके जो भी अगर इसमें फिर एक क्वेश्चन उठ सकता है आपके यहाँ से पात्रों के अकॉर्डिंग, यानी जो पात्र है डॉक्टर शेखर हो गया, मंजुल हो गई, तो मैं इन पात्रों के दोनों, एक छाया देवी मान लो और 2 तो क्या असिस्टेंट यानी सहायक के तौर पर थे, एक सेवक था, वो कोई खास नहीं थे इतने। तो 3 अपने क्या है इंपॉर्टेंट पात्र हो गए। तीनों के मान लो चरित्र के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस चीज़ के चरित्र के क्या, जैसे मैं डॉक्टर शेखर के चरित्र की विशेषता बताओ तो डॉक्टर शेखर की हमने स्टोरी देखी, सारी देख लें सारी स्टोरी, कैसे उसको कर्तव्यनिष्ठ था, कैसे वो ईमानदार था, कैसे वो अपने दोस्त की खातिर उसने सेक्रीफाइस किया, उधर भी उसने क्या संतुलन बनाए रखा, कैसे वो अपनी पुत्री से प्रेम करता है और कैसे वो अपनी पुत्री का उसको यंत्र को भी नष्ट कर देता है, कितना जिम्मेदार इंसान है। सारा चरित्र की जो विशेषताएं निकल कर आती है इस एकांकी के माध्यम से, वो भी हमें लिख सकते हैं आराम से। तो कहने का मतलब किसी के पात्र का चरित्र पूछे आपको, अगर आपको पूरी स्टोरी ऐसे कैसे याद है, अच्छे से याद है, तो आप उसका चरित्र भी कर सकते हो। तो यह आपका क्या हो गया, आज एकांकी समाप्त होती है। अब नेक्स्ट क्लास में जो आपके नेक्स्ट एकांकी आएगी उसकी हम कल चर्चा करेंगे। और जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो फिर जो भी नेक्स्ट वीडियो आपके डलेगा यूट्यूब पे तो सीधे आपका मोबाइल पे उसको क्या हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो गया है। तो ये आपको क्या करना, ध्यान रखना और लाइक भी करना, वीडियो को आपको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना और एक दूसरे से शेयर करो तो सबको क्या है इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।